बोलो बोलो। कॉन्ट्राडिक्टिंग लगे सर दोनों पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए। बोलो क्या। टेम्परेचर और ओशनिक टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का सीधा संबंध टेम्परेचर से हुआ ना भाई, हो गया बस। बाकी वर्षा तो अलग है, रेनफॉल का कोई तापमान से डायरेक्टली संबंध नहीं है। नहीं अभी पढ़ाया नहीं, अभी सल प्लेन बेथेनल जूली लास्ट में आएगा टॉपिक। पेपर ले लो भाई। महासागरीय तलिक स्थलाकृति आकांक्षा ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ये वाले में एग्जाम्पल्स दे के समझा दो। मैप वगैरह थोड़ा सही तो बनाए हैं वैसे, ठीक है। और ऐसे भी कोशिश किया है, ठीक है थोड़ा सा। और कल भेजा था मैंने, उसको एक बार पढ़ लेना। आदित्य ऐसे हैंड राइटिंग थोड़ा और अच्छे से कर दो भाई। हाँ तो कल, हाँ मतलब नहीं उतना अच्छा नहीं है अभी कुछ। कल भेजा था मैंने, एक बार पूरा ऐसे पढ़ लो उसको, उससे एक आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या लिखना है। प्रियांशु विकासशील, ठीक है कोशिश कियो। बाकी जैसे मैंने कल भेजा था ना निकाल के, उसको अच्छे से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा क्या लिखना है उस जैसे में। ये किसका है भाई? हाँ आदित्य एक तुम्हारा और है, इसमें उल्टा कर दिया तुमने। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दिया। नसरीन ठीक है, पहला आंसर लिखने की कोशिश किया है। तो उसको कल भेजा है ना मैंने ऐसे रात को, ग्रुप में देखे थे। तो उसको एक बार पूरा पढ़ लो तो लगभग सत्य का कोई रंग नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। खुशबू एंड एक बेनामी है मेरे पास, एक बेनाम संपत्ति भी है। ये हैंड राइटिंग किसकी है? ये वाला किसका है? ये हैंड राइटिंग किसकी है? तुमने दिया था शायद शाम को, प्रियांशु। उदित नाम नहीं लिखा, कहाँ गया उदित? बेनामी संपत्ति है। चलिए बाकी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। तो कल अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गया था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ क्वेश्चन देखो, चाहे ऐसे हो चाहे कुछ भी हो, पहले खुद का दिमाग लगा के सोचना है किसका क्या होगा, है ना। उसके बाद भले आगे गूगल का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, सबका यूज करो, लेकिन पहले पूरा अपना दिमाग लगा लेना है। नहीं तो आज की डेट में आप लोग कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसे का नाम आया, चैट जीपीटी या किसी में डाल दोगे तो वो रास्ता दे ही देता है ना। उतना भी लिख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो रट करके लिखने की कोशिश मत कर। रट के लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। तो वो कब बनेगा? जब खुद से सोचने की आदत, चीज़ों को समझने की आदत होगी, ठीक है। तो लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको। चलिए आज प्रशांत महासागर की धाराएं देखते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि यदि शुरुआत से, जैसे बहुत सारे, कल भी एक दुकानदार के साथ खड़ा था तो वो उसकी वही प्रॉब्लम थी कि आजकल चैट जीपीटी सब कुछ दे देता है, बच्चे उसी से देख करके कर लेते हैं। वो भी चिंतित था। हाँ अब क्लास 4, 5, 6, 7 के बच्चे में क्या ईमानदारी खुद की? अभी तो इजी वे देखता है। अभी तो क्या देखता है? तो कहीं ना कहीं एक समय के पश्चात जिस तरीके से चैट जीपीटी और एआई डेवलप हो रहा है, तो आने वाले समय में मानव का दिमाग भी कम होते जाएगा। और एआई जो है, एआई के सामने हम लोग मजबूर हो जाएंगे, और हो सकता है एआई के कारण से भी दुनिया खत्म हो जाए। समझ गए? एआई अपने यूज करके फिर
विश्व युद्ध करना खुद ही चालेंगे उन लोग आपके जो है। तो आने वाले समय में एआई भी एक विनाश का कारण बन सकती है। तो प्लस प्रशांत महासागर की धाराएं, फिर से आपका उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं नॉर्थ, और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं फिर से आ जाएंगी साउथ, जैसे कल देखा था हमने। नॉर्थ में फिर से दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, गर्म और ठंडी। गर्म में पहला तो वही आएगी उत्तरी विषुवतरेखी धारा, उत्तरी विषुवतरेखी नॉर्थ इक्वेटोरियल आपका करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल के बाद ऊपर आपका जो है क्यूरोसियो, सुसीमा, उसके बाद क्या आएगा विशाल बाबू? ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उसके बाद आपका अलास्का करंट और एल्यूसियन करंट। तो ये आपकी गर्म जलधाराओं में इतने नाम आएंगे। क्या होगा चंद्रिका, नींद नहीं खुली है? हाँ नहीं उसके बाद ठंडी में आ जाओ, तो ठंडी में है आईओसीओ, वाईओसीओ। वही धारा जब इंटर करती है तो उसी का अलग अलग स्थानों पे नाम हो जाता है, इसी का ही नाम अलग अलग स्थानों पे लिख लो। ओखोत्स्क धारा, ओखोत्स्क सी में आपका ओखोत्स्क हो जाएगा। इसी का कमचटका हो जाएगा। और इसी का जो है आपका क्यूराइल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक और कौन सी आएगी विशाल बाबू बताओ? कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया करंट। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ पैसिफिक की करंट्स। ये हो गई आपकी जो है नॉर्थ पैसिफिक की करंट। साउथ में आ जाओ,
साउथ में गर्म धारा है, ठंडी धारा है। तो फिर से साउथ इक्वेटोरियल करंट आ जाएगा आपका, जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ ईस्ट सेंट्रल, दक्षिणी विषुवत-रेखी धारा। फिर कौन सी आ जाएगी भाई, विशाल बताओ। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये 2 है। ठंडी में आ जाएगी आपकी दक्षिणी प्रशांत पछवा प्रवाह, साउथ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। क्लियर है। और फिर एक आएगी आपका पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट। तो ये हो गया आपका कोल्ड करेंट्स में। बीच में फिर से वही एजिटीज आ जाएगी, प्रति विषुवत-रेखी धारा। यहाँ पे एक ही धारा है, प्रति विषुवत-रेखी। अदर्स में काउंटर इक्वेटोरियल करेंट्स। काउंटर इक्वेटोरियल करेंट्स। चलूं आगे। हो जाएगा याद। चलो अब आ जाओ, मैप बना लो प्रशांत महासागर का। बना लोगे? बनाओ। कहाँ से बनाओगे? इंडिया से स्टार्ट कर लो। चलिए, ऐसी है प्रशांत महासागर। क्या हो गया, चंद्रिका बना नहीं रही हो?
मिताली तुम आंसर नहीं दिखा रही ना, बाकी सब दिखा रहे हैं। कब दिखाओगी? क्या? फिर से क्या देखना है? ऐसे लिखने के लिए बोले, ऐसे में कौन सा क्लास आएगा? ठीक है, अभी तो बाकी जो जैसे लिखे ना वैसे लिखने का आदत डालनी है। ठीक है। क्या है कि परफेक्शन कभी नहीं आता है ना। सोचेंगे कि एक बार में परफेक्ट लिख ले तो फिर वो दिन कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आएंगे। लिखना स्टार्ट करो तब आएंगे प्रैक्टिस। विराट कोहली सोचेगा कि परफेक्ट प्लेयर बन के खेलने स्टार्ट करता था, आज तक खेल पाता क्या वो? ठीक है, तो इसीलिए जो भी मन में आता है भी लिखना सीखो। कुछ भी लिखना है। बच्चा सोचे कि पहले दिन हैंड राइटिंग अच्छा कर लूँगा तो सीख पाएगा क्या वो? पहली बार लिखता है, ख़राब दिखता है, फिर सुधारते हैं उसको। हम लोग बताते हैं कि बेटा क को ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करके लिखो, हाथ पकड़ पकड़ के। तो तुम लोग भी वैसे ही सीखोगे। एक दिन में सोचोगे परफेक्ट बन जाए तो लिखना आदत डालनी पहले। तो मैंने कहा ना, आदत नहीं डालोगे तो कोई। सब लोग लिखे अपने अपने हिसाब से, स्टार्ट तो किए कम से कम। अब स्टार्ट कर दिए तो मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। चलना स्टार्ट नहीं किया तो फिर सोचो कि कल परफेक्ट होकर के सीधा दौड़ूंगी एक साथ 1000 मीटर। तो पहले 10 मीटर दौड़ना सीखो, फिर 20 मीटर, फिर अपने आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगी आपकी। तो लिखना सीखो, कुछ भी आए, जो मन में आए वही लिखो। अभी तो फांसी पे चढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो परफेक्शन कभी भी नहीं आता है। आज तक हम भी सोचेंगे परफेक्ट से लिख ले तो नहीं लिख पाते। ठीक है, देखो इतने साल से मैप बना रहा तो भी परफेक्ट बना है क्या? नहीं बना है। तो इसलिए चलिए, तो फिर से आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एज इट इज जैसे अन्य महासागरों में चलती वैसी। क्लियर हो गया पॉइंट? साउथ में साउथ आ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि विषुवत-रेखीय धारा का सबसे अच्छा स्पष्ट प्रवाह कहाँ पे देखा जाता है? तो पैसिफिक ओशियन में। क्यों? क्योंकि ये आपका ठीक ठाक विस्तार है। यहाँ पे लैंड पार्ट्स अलग अलग दूर दूर है आपका। अटलांटिक में क्या था कि दोनों पास पास में, शुरू होने के पहले ही महासागर खत्म हो जा रहा था। तो इस कारण से इंडियन ओशियन में वैसे ही मिलेगा। तो मेन आपका जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि विषुवत-रेखीय धाराओं का स्पष्ट प्रवाह किस महासागर में मिलता है? तो वह पैसिफिक ओशियन में। फिर यही धाराएं फिर से टकरा करके ऊपर की ओर मुड़ जाती है, इन आइलैंड्स वगैरह से टकरा के क्या हो गई? ऊपर की ओर मुड़ गई। तो इसी को, ये जापान है आपका, जापान के पूर्व में इसे ही कहा जाता है क्यूरोसियो धारा। इसको ही क्या कहा जाता है आपका? जो है क्यूरोसियो धारा कहा जाता है। और इसी की एक शाखा यहाँ पर एक सुसीमा जल संधि है। यहाँ पे एक सुसीमा जल संधि है। जापान का एक बड़ा सा द्वीप होगा जिसका नाम है होक्काइडो। उसी के साउथ में एक और छोटा सा द्वीप होगा सुसीमा। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, सुसीमा जल संधि। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? सुसीमा जल संधि, सुसीमा स्ट्रेट। तो यहाँ से पानी अंदर घुसता है तो उसी को नाम दे दिया गया सुसीमा। और ये ईस्ट में यहाँ पे जापान सागर है, तो जापान सागर में घुसता है पानी, इसको सुसीमा जल संधि कहा जाता है। इसको आपका जो है सुसीमा जल संधि कहा जाता है। सुसीमा धारा, सुसीमा धारा कहा जाता है। और यहाँ पे जापान सागर है, सुसीमा धारा जापान सागर में जाके समाप्त हो जाती है। जापान सी है यहाँ पे। परमानंद बाबू लिख रहे हो? लिखो। एक कल पर से एक आंसर दिया था तुम्हारा भी, विशाल को दिया था ना? नहीं दिया था क्या? एक आध क्वेश्चन दिया था ना, इसका आंसर लिखा होगा।
एक दिए थे ना तुमने कुछ लिख करके, शाम वाम को दिया था क्या? चलिए देख लेना। सुसीमा धारा लिख, तो ये आपका सुसीमा धारा हो गया, जापान सागर में जाके समाप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये फिर से पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाती है, आगे जाकर के फिर से क्या होती है, इस तरीके से पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाती है। तो पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर के फैल जाती है, इसे हम लोग उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट कहते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट क्या कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और फिर यही जो है इधर किससे टकरा जाती है, आपका नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से टकरा के इधर अलास्का की खाड़ी में इंटर करती है, तो इसको अलास्का धारा कहा जाता है, अलास्का करंट। कुछ पुरानी एटलस में अलास्का धारा को ठंडा दिखाया हुआ, गलत दिखाया है एटलस में, अब सुधारा होगा तो नहीं पता, कुछ एटलस में इसको ठंडा दिखा दिया होगा, वो गलत है, एटलस भी गलत होते हैं। फिर यहाँ पर अल्यूसियन कुछ आइलैंड्स है, उसके नाम पे इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्यूसियन करेंट कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्यूसियन धारा कहते हैं। अल्यूसियन धारा मिला नहीं मिला? देखो धारा में दिया होगा, एटलस में धाराएं दिखा है, धारा का नाम। तो ये विषुवत-रेखीय धारा ही जो है आपकी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? एटलस में अलास्का धारा को क्या दिखाया हुआ है, पुरानी एटलस 10-12 साल पुरानी मेरे पास है, उसमें कुछ एटलस में एक आध में गलत दिखाया था, अब सुधारा होगा तो नहीं पता। तो ये आपका अल्यूसियन धारा, तो ये आपका फिर से विषुवत-रेखीय धारा ही जा करके यहाँ पे क्या हो जा रही, खत्म हो जा रही है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका पढ़ो कम लिखो ज़्यादा, समझ गए? जो भी पढ़ो उसको आए हुए क्वेश्चन जो भी है उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया आपका गर्म जल धाराएं। यहाँ पर जो है एक भंवर टाइप का बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा है आपका जो है, और ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं या धाराएं किधर मुड़ती है, दाहिनी ओर। तो यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा इस हवाओं के कारण से स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, लैंडफॉर्म्स वगैरह भी गहराई में कम है, तो इसलिए स्पीड ज़्यादा होगी तो कोरियोलिस बल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक भंवर टाइप का बन जाता है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो है एक भंवर टाइप का बनता है, पानी यहाँ पे गोल गोल यहीं पे घूमने लग जाता है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वाला कुछ भाग जो है उसे गायर कहते हैं, GYRE, गायर। हिंदी में भी गायर या भंवर टाइप का वर्ड यूज कर सकते हो, भंवर टाइप का बन जाता है गायर। गूगल एक बार मारना, गायर का कुछ वर्ड दिया है कि हिंदी, राहुल बाबू, GYRE, गायर। तो एक क्वेश्चन कभी कभी किसी एग्जाम में देखा था मैंने, प्रीलिम्स वगैरह में, कि गायर या भंवर मुख्य रूप से किस महासागर की विशेषता है, यानी ऐसा कहीं क्वेश्चन मैंने एक आध जगह देखा था। हाँ नहीं, अलास्का करंट है लेकिन गर्म ठंडे के रूप में दिखा दिया था कुछ। हाँ ठीक है, नए वाले में गायर, भंवरी वर्ड, भंवरी शायद है, गायर करके लिखा रहता है। क्या विशाल, ठीक है ना? तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ किसी एग्जाम में देखा था मैंने कि महासागरीय धाराओं में गायर जो है किस महासागर की विषय, कहाँ पे किस महासागर में बनता है, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक, 4 ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है। मिला कुछ वर्ड, नहीं मिला? ठीक है। तो
ये हो गया आपका, तो ये गर्म जल धाराएं हो गई। अब आते हैं ठंडी में, तो ठंडा ठंडा कूल कूल ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सी जल संधि है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? यहाँ पे इन दोनों के बीच में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो आर्कटिक ओशियन से करंट उत्पन्न होती है और ये बेरिंग जल संधि से होकर के यहाँ पे बेरिंग सागर भी है, तो इसको ही वायोसीओ कहते हैं। ऊपर से जो आती है इसको क्या कहते हैं? वायोसीओ, आयोसीओ। स्पेलिंग यही है इंग्लिश में, हिंदी में आयोसीओ करके बोलते हैं। तो ये आयोसीओ ऊपर ठंडे क्षेत्र से आ रही है, तो ठंडी जलधारा है, बेरिंग स्ट्रेट से होकर के आर्कटिक ओशियन से प्रशांत महासागर में इंटर करती है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था ओखोत्स्क सागर है, तो ओखोत्स्क सागर में इसको ओखोत्स्क करंट कहा जाता है। करंट वही है, बस नाम चेंज हो जाते हैं, ओखोत्स्क करंट कहा जाएगा। फिर नीचे ये वाला जो निकला हुआ है, ये क्या नाम है इसका? कौन सा पेनिनसुला है ये? कमचटका। तो उसके नाम पर इसे कमचटका पेनिनसुला कहा जाता है, कमचटका के पास में, तो कमचटका धारा कहा जाता है, कमचटका धारा कहा जाता है। और फिर एक क्यूराइल आइलैंड है, ये आपका रसिया और जापान के बीच विवादित भी था। अभी किसका भाग दिखा रहा है? रसिया का दिखा रहा होगा, जापान ने दे दिया रसिया को, है ना, समझदार है, दे दिया, युद्ध खत्म कर दिया, काहे लड़ते रहेंगे। तो ये आपका क्यूराइल, तो यहाँ पे क्यूराइल धारा कहलाता है। ये क्यूराइल के पास में क्या कहलाता है? ये वाला क्यूराइल करंट कहलाती है ना। क्यूराइल ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूराइल ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख लो। आ रहा है समझ में? क्यूराइल करंट। और ये फिर आपका यहाँ पे आयोसीओ के साथ मिल जाती है, ये सॉरी क्यूरोसियो के साथ यहाँ पे जापान के ईस्ट में आकर के इन दोनों का फिर से ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलन हो जाता है, और यहाँ पे कोहरा यहाँ पे भी बनता है। ऊपर से आयोसीओ, नीचे से क्यूरोसियो। चलूं आगे। तो ये ठंडी जल धाराएं होगी, नाम अलग अलग है, धारा वही है, अलग अलग जगह पे नाम अलग है। ये ठंडी की वजह, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठंडी ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक लास्ट यहाँ पर ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया करंट। जैसे वहाँ पे कनारी देखा था, वहीं पर यहाँ पर कौन सा है आपका? ये कैलिफोर्निया करंट। तो ये ठंडी जलधारा क्यों है? ये ठंडी जलधारा क्यों है? हाँ, अपवेलिंग के कारण से है। अपवेलिंग के कारण से। तो अपवेलिंग के कारण से उत्स्रवण, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? उत्स्रवण। तो इसके कारण से ठंडी जलधारा है। इधर व्यापारिक हवाएं चलती है, तो यहाँ पे अपवेलिंग होता है, साउथ में देखेंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस की क्या हो गई? कोल्ड एंड वार्म करेंट्स हो गई, कोल्ड एंड वार्म करेंट्स हो गई। क्लियर है? तो धाराएं वैसी है सेम जैसे अटलांटिक में देखे थे, बस नाम आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पूछा गया तो धाराओं का नाम दे देगा, मैच करने के लिए दे देगा कौन से महासागर की है, ठीक है। फिर पूछ देगा निम्न में से कौन सी ठंडी है या गर्म है, पूछ देगा, राइट। या फिर चार धाराओं का नाम देगा, निम्न में से कौन सी डिफरेंट है फाइंड आउट करो बोलेगा, विषम है, ऑड वन है फाइंड आउट करो बोलेगा,
समझ गए ना। तो 3 गर्म दे देगा, 1 ठंडी दे देगा नाम, या 3 किसी अन्य महासागर की दे देगा, 1 आपका दूसरे महासागर की दे देगा। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। विषम फाइंड आउट करो, ऑड वन, विषम निम्न में से कौन सा डिफरेंट है, विषम है, ऑड है। तो 3 समान होंगे, 3 की विशेषताएं किसी न किसी कारण से मिलेंगी, या तो एक ही महासागर की होगी, चौथी दूसरे महासागर की हो सकती है, या फिर 3 ठंडी होगी, 1 चौथा क्या होगा, गर्म होगी। तो उस तरीके से दिमाग लगाना है वहाँ पे, आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और मेंस में तो बस नाम लिख करके लिखना ही है, धाराओं के साथ बहते जाना है, कहाँ कहाँ से शुरू होती, कहाँ कहाँ किधर किधर जा रही, नाम देते जाना है। तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आ जाओ साउथ पैसिफिक में। तो साउथ पैसिफिक में सेम आपका फिर से साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, वहाँ दक्षिण अटलांटिक थी, यहाँ पे साउथ विषुवतरेखीय है। फिर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से टकरा के मुड़ जाती है इधर की ओर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा बोलते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, क्लियर हुआ, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गई। तो यहां तक कोई समस्या, बह रहे हो धाराओं के साथ साथ, धाराओं के साथ साथ बहते जाने हैं। चलिए आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर पैसिफिक ओशियन में वही वेस्टर्ली विंड्स के कारण से, तो ये फिर से साउथ पैसिफिक में ये पूरा का पूरा धाराएं पानी बहते रहता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत पछुआ प्रवाह, साउथ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, साउथ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, आया समझ में। तो एक ये ठंडी जलधारा हो गई, और फिर से यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है, तो वो कारण उसका वही है, क्या है यहाँ पर, पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा। तो ये आपका कारण समझ में आ गया, इसका भी अपवेलिंग है। तो पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे हमने अदर्स में ये तो डाला ही है, इसके अलावा अल नीनो या ला नीना भी डाल देना। अदर्स में देखेंगे तो अन्य धाराओं में, इसके अलावा जो अन्य धाराओं में अलग से एक अलग से बना करके अन्य धाराओं में आपका आ जाएगा एल नीनो या ला नीना परिघटना, ये भी क्या है देखेंगे, एल नीनो एंड ला नीना। ये दो अलग से वहाँ पे लिख लेना, या अदर्स करके अलग से भी डाल सकते हो, उत्तर दक्षिण मिला करके। वैसे दक्षिण में ही आएंगे, वैसे तो ये मुख्य रूप से आएंगे तो दक्षिणी विशेषताओं में आएंगे, दक्षिण में अलग से कर अन्य धाराएं करके डाल सकते हो दक्षिण में अदर्स। तो देखेंगे क्या है अलग से कि दो गुट, तो इधर वाला बन गया सबका, ये देख लो। कितने बजे आ गए थे, 8:15 बजे तक। हाँ, तो उसको पहले से पता था मैं लेट आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, कम से कम इतने दिनों में इतना तो समझ गए कि कब मैं लेट होऊंगा, कब सही टाइम पे आऊँगा। ज्योग्राफी समझे कि नहीं समझे तो पता नहीं, लेकिन इतना समझ गए कि मैं लेट आऊँगा कि टाइम पे आऊँगा।
चलिए ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे बहुत दिनों बाद आना हुआ। चलूँ आगे। तो ये आपकी ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं होगी कहाँ की, साउथ की। अब आते हैं एल नीनो, बाकी प्रति विश्वोत्तरी की धारा सेम आएगा, फिर से दोनों के बीच में कारण भी वही आएगा। इन दोनों के बीच में आपका जो है प्रति विश्वोत्तरी की धारा, इसका भी स्पष्ट प्रवाह यहाँ पे मिलेगा। इसकी उत्पत्ति का कारण भी वही है, इसकी उत्पत्ति का कारण भी वही है जो कल बताया था। क्या बताया था भाई? ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी का मिलना, वहाँ पे महाद्वीपों के पूर्वी तट पे जाके मिलना। क्या इसमें नहीं मिला? एक धाराओं का अलग से मैप दिया रहता है एटलस में। ठीक है, पेज नंबर ये समझ गए। तो धाराओं के एक अलग से मैप भी दिया रहता है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं एल नीनो और ला नीना, ये क्या बला है उसमें आते हैं बलाएं। एल नीनो ला नीना अलग से आ गए ना, बाकी महासागरों में नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, याद कर लोगे। इसी को लिखना है, कैसे मेंस में लिखना है। अब आ जाओ एल नीनो एंड ला नीना का प्रभाव। क्या? हाँ वही बताया था ना, क्वेश्चन आया था ये प्रवाह किस कारण से होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया था, तो इसलिए मैंने कहा ना कि पढ़ने का साथ साथ देखते रहोगे तो क्वेश्चंस का आंसर भी रिफ्लेक्ट होते रहेगा और उससे आप लोग को ही फायदा होगा। लेकिन मैंने कहा ना, सजेशंस को फॉलो करोगे तो जाके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बोलता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये खाना, ये पीना है, तब जाके डॉक्टर की दवाई लगती है। तो उसी प्रकार हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो सिलेक्शन। अब उसमें कितने लोग पूरी तरह से फॉलो करते उस पर डिपेंड करेगा, और कुछ लोग फॉलो नहीं करते और बाद में डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो डॉक्टर ही चेंज करते रह जाते हैं, उनकी भी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है ना। कई ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर ही चेंज करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो अब जब एल नीनो एंड ला नीना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मेंस प्रीलिम सब में क्वेश्चन आता है। एल नीनो ला नीना है ना। एक एल नीनो मोडोकी करके भी एक अलग से है आपका, इसके अलावा एल नीनो मोडोकी करके है इसी के साथ में, एल नीनो भी है एक, इसी के साथ यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लेना एल नीनो मोडोकी। एल नीनो मोडोकी करके। तो इसमें आते हैं तो यहाँ पर जो है, कहाँ पर, ये सामान्य स्थिति पहले समझिए, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की घटना है। ये दोनों जो पढ़ने वाले कहाँ की घटना है, ये आपका साउथ पैसिफिक, साउथ ईस्ट पैसिफिक लिख लो और ज़्यादा अच्छे से, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर या पेरू चिली तट, पेरू चिली तट, पेरू चिली कोस्ट। ये दोनों घटनाओं का संबंध मुख्य रूप से वैसे देखेंगे तो साउथ ईस्ट पैसिफिक पेरू चिली तट से होता है, लेकिन इनको आज के डेट में धाराओं के रूप में देखें परिघटना कहलाती है। ये दोनों अलग अलग परिघटनाएं कहलाती है, फिनोमिना, फिनोमिना बोलते हैं, एल नीनो एंड ला नीना फिनोमिना।
तो क्या है देखेंगे। तो ये सामान्य स्थिति हो गई। तो सामान्य स्थिति में है ना, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई आपकी। पहले नॉर्मल कंडीशन को समझिए। सामान्य का मतलब है जो परमानेंट स्थायी स्थिति जो बनी हुई है ये वाली है। परमानेंट स्थिति है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में परमानेंट सिचुएशन जो रहती है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी जलधारा है। ये कौन सी जलधारा है आपकी? ठंडी। तो इस साउथ ईस्ट पैसिफिक का जो टेम्परेचर है, साउथ ईस्ट पैसिफिक का जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, सामान्य स्थिति में कम होता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या है आपका जो है साउथ ईस्ट पैसिफिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है। अपवेलिंग के कारण से यहाँ पे ठंडा जल नीचे से ऊपर आ रहा है, जिसको हम लोग ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट कहते हैं। आई ना बात समझ में? तो ये सामान्य। और इसकी तुलना में इधर आपके जो है साउथ वेस्ट पैसिफिक, यहाँ का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है साउथ वेस्ट पैसिफिक का, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का। तो इसको अलग से मैप बना लो तो याद रहेगा। बना ही लो, आलस करेंगे, मैं आलस करूँगा, तुम लोग भी करोगे। आलसी को देख के आलसी और दूसरा भी आलसी हो जाता है ना भाई। इसलिए संगत और पंगत, समझ गए क्या बोला जाता है कि संगत और पंगत क्या होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। कहा जाता है, घर में बोला है तुम लोगों को कभी? संगत और पंगत का मतलब समझ गए? राहुल समझाओ यार। हैं? तुम्हें भी नहीं पता है? संगत पंगत बैठना, पंगत में बैठ जाओ बोलते क्या होता है? हाँ, खाना पीना। संगत का मतलब हो गया कि दोस्त यार, कि आपकी दोस्ती फ्रेंडशिप किसके साथ उठना बैठना है, समझ गए? वो संगत हो गया। तो जैसी संगत और पंगत का मतलब है कि खाना पीना भी किसके लोग के साथ में है, किनके साथ बैठ कर के पंगत कर रहे हो, खा पी रहे हो, तो खाने पीने की आदत भी उसके अनुसार से लगेगी। हाँ, तो इसलिए दोनों एक साथ ही बोला कि लगभग संगत जिसके साथ रहेगी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग का उल्टा भी होता है, संगत घूमते फिरते किसी और के साथ है, लेकिन उनके साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती, तो पंगत किसी और के साथ करते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे। समझ गए ना? ऐसे लोग भी मिलते, नहीं समझे? जैसे मैं हूँ, दोस्ती सबके साथ है मेरी, पीने खाने वालों के साथ, लेकिन पंगत उनके साथ नहीं करता। मालूम है कि पंगत करूँगा तो सिर्फ जब उन लोग उस टाइप से माहौल में जाते हैं तो मतलब तुम लोग जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, निकल लेता हूँ। क्योंकि उनके साथ बैठूंगा तो फिर तो दोनों कभी कभी अलग भी हो जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम संगत और पंगत एक ही साथ होती है, एक ही लोगों के साथ जिनसे दोस्ती आ रही उन्हीं के साथ खाना पीना भी बैठना रहता है। हालांकि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो फिर कभी भी जो है, जैसे मेरे पापा है गांव, जब प्राइमरी पोस्टिंग थी उनकी जो है गांव में, तो आज से उनकी उम्र 75 साल 50-60 साल पहले की बात सोचो। तो उनका उठना बैठना खाने पीने वालों के साथ में ही था, है ना। वो टीचर्स लोग थे तो डेली शाम को पीना खाना उनका कुछ लोग का चलता था। कुछ गांजा वांजा भी पीते थे, बीड़ी उड़ी तो नॉर्मल था। जो टीचर्स थे आज से 50 साल, आज भी गांव में टीचर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन पापा जी उनके साथ हमेशा उठते बैठते थे, लेकिन कभी उन्होंने छुआ नहीं, है ना। रात को भी ठंडी का दिन है तो अंगीठी जलती है गांव में, तो अंगीठी के सामने तो पीने खाने वाले पीते खाते रहते थे। पापा उनके साथ रेगुलर बैठते थे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं गांव में, टीचर के साथ ही बैठेगा, कोई दोस्ती यारी और तो उससे थोड़ी होगी। लेकिन कभी उन्होंने कभी किसी चीज़ को टच नहीं किया। उनका एक वसूल था कि घर में भी पार्टी देंगे तो कभी जो चीज़ खुद नहीं करते वो कभी देंगे नहीं, तो घर में भी कभी उन्होंने पीना खाने वाला कोई ऑप्शन
नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो घर में नहीं बनेगा। और ठीक है, जब शादी हुई तो मम्मी बताती है कि सीधा पहला इंस्ट्रक्शन था कि यदि नॉनवेज मम्मी साथ खाती होगी शादी के पहले, तो एक ही इंस्ट्रक्शन था, यदि या तो नॉनवेज छोड़ो या मुझे छोड़ो। एक ऑप्शन दिया गया था उस समय, या तो नॉनवेज नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ के जा सकते हो, या फिर नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। तो आज 50-60 साल पहले ही अभी की महिला को बोलेंगे तो ठीक है ठीक है क्या बोलेगी कि तुम अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ के ठीक है, तो वो ऑप्शन उस समय नहीं था। चलिए, तो इसलिए संगत और पंगत, हमेशा अच्छे लोग एक साथ रहोगे तो अच्छा ही बनोगे। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन मैंने बता दिया। तो नॉर्मल कंडीशन दो, इसके लिए दो मैप बनाने पड़ेंगे आपको, कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ठंडी जलधारा है तो यहाँ का जल क्या होगा और यहाँ का जल क्या होगा। आपका जो है यहाँ के जल का तापमान कम होता है, इस क्षेत्र के जल का तापमान, और इस क्षेत्र के जल का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। सामान्य स्थिति हो गई, नॉर्मल कंडीशन हो गई। इसका उल्टा आपका हो जाएगा, तो मैं दूसरा कलर बना रहा हूँ, तुम लोग अपना जैसे बनाने हैं। तो जब कुछ सालों में क्या होता है कि कुछ सालों के अंतराल में, है ना, सामान्य स्थिति जो है विपरीत हो जाती है। कुछ सालों के अंतराल में, है ना, आप कह जो इन सम टाइम इंटरवल, सम ईयर्स, इंटरवल ऑफ सम ईयर्स, कुछ सालों के अंतराल में। तो ये अंतराल कितना होता है, पहले 5 से 10 साल तक माना जाता था, वर्तमान में 2 से 5 सालों में ही आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग 2 to 5 ईयर्स, वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग आदि के इफेक्ट के कारण से। एग्जैक्टली क्या है, तो वर्तमान में 2 से 5 सालों के अंतराल में, तो कुछ सालों के अंतराल में, वर्तमान में 2 से 5 सालों के अंतराल में, पहले 5 से 10 सालों में आती थी एल नीनो, अब जो है 2 से 5 सालों में ही एल नीनो आ जाता है। एल नीनो है क्या देखेंगे, तो 2 से 5 सालों में क्या होता है, ये जो स्थिति रिवर्स हो जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वह कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विपरीत स्थिति हो जाती है, सामान्य स्थिति के विपरीत हो जाती है। जस्ट आपका जो है रिवर्स टू नॉर्मल कंडीशन, राइट। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल नीनो परिघटना कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, जो है सामान्य स्थिति के जो विपरीत हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं, आपका जो ये जो घटनाएं हैं इस विपरीत स्थिति वाली को एल नीनो परिघटना कहा जाता है। एल नीनो फिनोमिना कहा जाता है ना। तो कुछ पुराने नोट से बुक्स में एल नीनो गर्म जलधारा के रूप में लिखा होगा, तो यहाँ पे तापमान कम होता है, अब यहाँ का तापमान बढ़ जाता है इससे ही, तो इसलिए कई जगह पे एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है कभी पूछ दे। हालांकि आज की डेट में यदि समझदार पेपर बनाएगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन एल नीनो यदि किस प्रकार की धारा है कोई पूछे कहीं पर, तो गर्म धारा के रूप में याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ठंडे के स्थान पे मुख्य रूप से यहाँ के लिए यूज किया था एल नीनो। लेकिन चूंकि दोनों की स्थिति चेंज हो गई, इधर का तापमान पहले ज़्यादा होता था कम हो गया, और इधर का कम होता था वो क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया। तो ये वाला कौन सा रीजन है, साउथ ईस्ट पैसिफिक, फिर से याद रखना। क्वेश्चन आया हुआ है, जाके देखना क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वाला साउथ वेस्ट पैसिफिक। जितनी धाराओं के क्वेश्चन से लेकर के खुद से सॉल्व करो पढ़ाने के दौरान, और नहीं बनता है तो फिर लेकर के आओ। तो मैंने कहा ऐसा कर लोगे तो आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए है। जाके अब कौन फॉलो कर रहे नहीं फॉलो कर रहे, क्या विषय देखे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस देख रहे, मेंस के भी और प्रीलिम्स दोनों के देखा, बन जा रहे हैं।
वो वाली बुक्स ले ली ना सभी लोग, एक मोटी वाली जो बुक है लेके रखना नहीं है उसको सजा करके, अगरबत्ती लगा के पूजा नहीं करनी है उसकी, ठीक है। कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसके साथ पढ़ना भी खोल करके, समझ गए ना। स्नेहा क्या देखेगी? लो, तो मैंने कहा था पहले, सबसे पहले तैयारी की शुरुआत वही से होती है, सिलेबस और अनसॉल्व से। पापा पैसे नहीं दिए हैं बुक्स लेने के लिए? अगला महीने फिर इंतजार करोगे, जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, नहीं तो एलोरा के पास उधार ही लिखवा देना मेरा नाम लेकर के। वो आधार इस वाले ज्ञानेश सर बोलना तो लिख देगा फ्री में, वो दे देगा आपको, उसके जो ऑनर होंगे ना वो, ठीक है। ठीक है, मैं कर दूंगा यदि, फिर बाद में फीस में जोड़ करके फिर वापस ले लूँगा। ठीक है, अभी तो कर दूंगा, बाद में फीस में जोड़ करके फिर से वापस ले लूँगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पे भी कर देंगे, लेकिन देर मत करो, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, तो फिर टल गया तो फिर, क्योंकि तैयारी ऐसी होती है हमेशा, मैंने कहा कि क्लास के साथ साथ ही जो आप लोग कर लिए उतना ही आपका सबसे मेन है, क्लास प्लस जो भी सिलेबस समझना है, प्लस जो आए हुए PYQs है, यदि ये बन जा रहा है क्लास के साथ साथ, तो अब तैयारी मान के चलो आपकी अच्छी चल रही है। क्योंकि क्लास होने के बाद जब देखोगे तो फिर लगेगा सब नया नया, समझ गए ना भाई। तो ये मेंटेन करना जरूरी। हाँ, कुछ लोग कॉलेज वगैरह गोइंग बच्चे हैं तो उसके बाद भी कर ही रहे, आकांक्षा कर ही रही है, कॉलेज भी जाती है, एग्ज़ाम भी देती है, बीच में प्रैक्टिकल भी करती है, लेकिन उसने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि वो रिविज़न नहीं कर पाया, तुरंत आकर दूसरे दिन वो आकर के ऑनलाइन कवर कर लेती है। तो तुम्हारे अंदर के डिटर्मिनेशन और जुनून पे डिपेंड करेगा, है ना। वो चीज़ वो दोनों लोग भी करते ही है, प्रियांशु और विकासशील। नहीं भूला नहीं हूँ, ठीक है। तो उन लोग भी कवर करते हैं कॉलेज के साथ साथ दोनों, तो डिपेंड करेगा। तो एल नीनो क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, देखना प्रीलिम्स में जा करके, है ना, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो ये एल नीनो क्या समझ में आ गया। अब एल नीनो का कारण क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में कारण के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन एल नीनो की उत्पत्ति का कारण, तो उसका व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती कुछ सालों के अंतराल में। अब क्यों होती, क्या होती है, अभी बहुत ज़्यादा इसका फैक्ट्स नहीं। जैसे यहाँ पे ये धाराएं यहाँ पे बनती क्यों है, यहाँ पे व्यापारिक हवाएं इधर की ओर जा रही है तो गर्म पानी इधर जाता है, और ठंडा पानी क्या होता है आपका जो है यहाँ से ऊपर की ओर आता है। तो ये देखा गया कि व्यापारिक हवाएं थोड़ा कमज़ोर हो जाती है कुछ सालों के अंतराल में, व्यापारिक हवाओं की जो तीव्रता है कमज़ोर हो जाती है, तो यहाँ पे अपवेलिंग थोड़ा सा क्या हो जाती है आपकी जो है बंद हो जाती है। अपवेलिंग जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो व्यापारिक हवाओं का कमज़ोर होना, और व्यापारिक हवाएं कमज़ोर क्यों होती है, कोई विशेष कारण अभी तक नहीं। वो तो जलवायु परिवर्तन तो अभी अभी है, लेकिन कई सालों से घटनाएं चल रही है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक, व्यापारिक हवाओं का कमज़ोर होना। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, पहले 5 से 10 सालों में होता था, अब 2 से 5 सालों में ही जो है ये एल नीनो की उत्पत्ति देखी गई है। तो वो प्रभाव वाले ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण से हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो एल नीनो क्या समझ में आ गया, यस या नो? ठीक है, अब इसका प्रभाव लिखिए, एल नीनो का प्रभाव। तो पहला प्रभाव लिखिए, देख सामान्य स्थिति में क्या था, इधर ठंडी जलधारा इधर गर्म जलधारा, राइट। सामान्य स्थिति में इधर ठंडी जलधारा इधर आपका गर्म जलधारा। तो यहाँ पर ठंडी है तो इधर कारण तापमान कम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर बनेगा तो वर्षा वगैरह हमारे ऊपर उठेंगे नहीं, वर्षा नहीं होगी। मतलब सामान्य स्थिति में इधर आपकी वर्षा कम होती है ना, सामान्य स्थिति में इधर वर्षा
कम होती है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल भी है आपका। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल यहाँ पर है, क्या नाम है, क्या नाम है, मिताली बताइए, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा डिजर्ट। मिताली घबराओ मत, ठीक है, सोचा करो। अटाकामा डिजर्ट है। क्वेश्चन पूछते ही घबराना नहीं है, पूछता है इसलिए ताकि थोड़ा सा पढ़ने का प्रेशर लो कि सर पूछेंगे तो बता सकूं। अब ये नहीं कि सर पूछ रहे कि क्लास ही गोल मार दो ऐसे भी कुछ लोग कर देते हैं कि ज़्यादा पूछो क्वेश्चन किसी से बच्चे से तो फिर दूसरे दिन से क्लास आना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, तो पढ़ो, याद करो। बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गए ना तुमको तैयारी करते हुए। तो अटाकामा डिजर्ट है यहाँ पे, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, चिली में, नॉर्थ चिली में पड़ता है। कहाँ पर है? नॉर्थ चिली में, उत्तरी चिली में। तो यहाँ पर आपका जो है, तो सामान्य स्थिति में इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पे शुष्क जलवायु है। यहाँ पे वर्षा कम और इसलिए किस प्रकार की जलवायु होगी? शुष्क। और इधर आर्द्र जलवायु होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पे जो है। तो इसका उल्टा हो जाता है। तो एल नीनो के प्रभाव में पहला पॉइंट जो लिखेंगे आप लोग, क्या लिखोगे? एल नीनो का प्रभाव। तो पहला पॉइंट लिख ले, पेरू चिली तट पर, पेरू चिली तट पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि। वर्षा की मात्रा में वृद्धि, जिससे उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनती है। आया समझ में? इंग्लिश में क्या लिखा है ना? हाँ, इंक्रीज इन रेनफॉल एट पेरूचिली कोस्ट, ठीक है, और उस कारण से बाढ़ की स्थिति बनती है। और इसका उल्टा हो जाएगा इधर, इधर पूरा का पूरा सूखा पड़ेगा। भारत में भी सूखा पड़ता है, तो पूरा का पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन सब में सूखे की स्थिति बनती है। वर्षा कम होती है और यहाँ पे क्या बनती है आपका जो है, ये पूरे इस रीजन में, इवन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, ये पूरा का पूरा इस रीजन में, पूरा ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिला के ये पूरा का पूरा सूखा, वर्षा कम होती है इन क्षेत्रों में और सूखे की स्थिति बनती है, सूखा पड़ता है इधर। आया समझ में? तो इसलिए मानसून, भारत के संदर्भ में मानसून कमजोर हो जाता है बोलते हैं, राइट। किसका? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका तक डायरेक्टली वैसे इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अभी पढ़ेंगे। ग्लोबल टेम्परेचर वगैरह एटमॉस्फेयर का बन जाता है, अफ्रीका इधर तक है, ठीक है। तो जहाँ पर भी वर्षा या मानसून होगा वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा मानसून। तो अफ्रीका में पूर्वी तट पे यदि ऐसे जोड़ना चाहे तो पूर्वी तट पे मानसून की स्थिति होती है अफ्रीका के, तो ये मानसून कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि हवाएं इधर बहने लगती है। सामान्य स्थिति में हवाएं किधर बहती थी? इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो ये जो व्यापारिक हवाएं मजबूत होती है, तो इधर भी अफ्रीका भी पूछेगा तो सूखा ही पड़ेगा इधर। इधर भी अफ्रीका यदि जोड़ना चाहो तो इधर भी मानसून, व्यापारिक हवाओं की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और व्यापारिक हवाएं ही मानसून हवाओं के रूप में बहती है। तो उस साल यहाँ पर भी क्या पड़ेगा आपका? सूखा पड़ेगा। मतलब पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में जितने भी चीज़ें होंगी वहाँ पे सूखा पड़ेगा, वर्षा कम होगी। ईस्ट में जितने भी होंगे वहाँ पे वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। इवन कैलिफोर्निया तट वगैरह में भी बढ़ जाती है, इधर भी आपका जो है वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है ना। हालांकि मैंने साउथ ईस्ट लिखवाया, लेकिन आज की डेट में पूर्वी पूरा का पूरा तट हम लोग ले सकते हैं। इधर पूरा का पूरा ये क्षेत्र में तापमान आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इस पूरे क्षेत्र में। तो इसलिए थोड़ा सा आज की डेट में ये, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्थिति होती है साउथ ईस्ट पैसिफिक वाली स्थिति में एल नीनो का प्रभाव। एनीवे, तो पहला तो हो गया वर्षा की मात्रा में किस तरीके से परिवर्तन होता है,
ये समझ में आ गया आपका जो है ना, इधर वर्षा बढ़ जाती, इधर वर्षा कम हो जाती है। तो एक तरफ इधर बाढ़ की स्थिति आएगी, पूरा का पूरा इधर भी बाढ़ की स्थिति आएगी, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट वगैरह में, इधर भी आपका वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़, इधर भी बाढ़, और इधर पूरा का पूरा क्या होगा, सूखा पड़ेगा। आगे बस समझ में। दूसरा पॉइंट आ जाओ प्रभाव में। दूसरा जो है, जिस साल एल नीनो की उत्पत्ति होती है उस समय वायुमंडल का तापमान भी बढ़ जाता है। वायुमंडल का तापमान भी जो है, मतलब उस साल पृथ्वी पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आया समझ में? चलूं आगे कि क्या होता है एल नीनो के कारण से, है ना, क्योंकि अपवेलिंग वगैरह, जहाँ पे अपवेलिंग हो रहा था, अपवेलिंग वगैरह क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, अपवेलिंग सप्रेशन हो जाता है, कम हो जाता है, अपवेलिंग बंद हो जाता है। तो इस कारण से महासागरीय जल का तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। पैसिफिक ओशन का तापमान भी, पूरे पैसिफिक ओशन का तापमान भी लगभग क्या हो जाएगा आपका, इवन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में आपका तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो इसके कारण से वायुमंडल का टेम्परेचर भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। आ रही बात समझ में? उसके बाद जिस साल एल नीनो की स्थिति होती है उस साल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दोनों बढ़ जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और बारंबारता, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और बारंबारता दोनों बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निकाल ही लोगे, नहीं होगा तो फिर ज्ञानेश सर को याद करोगे कि ठीक से नहीं पढ़ाया था। पहला थॉट तो यही आएगा ना भाई, क्या खुशबू है? नो, चलो तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा। सही बन गया तो नहीं आएगा, अच्छा पढ़ाए थे करके आएगा, और गलत हो गया तो हैं? क्या बोल रहे हो? चलिए, तो एक प्रभाव में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का सीधा संबंध महासागरीय जल के तापमान से होता है। इसका सीधा संबंध किससे होता है? महासागरीय जल के तापमान से। और महासागरीय जल का तापमान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो चक्रवात ज़्यादा आएंगे और उसकी इंटेंसिटी भी उस साल क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? बाकी क्लाइमेट में पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चौथा जो है, पेरू चिली तट के पारिस्थितिकी तंत्र पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पेरू चिली तट के इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम नियर द पेरू चिली कोस्ट। आपका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम ऑफ नियर ऑफ पेरू चिली कोस्ट। आया समझ में? ठीक है आदित्य, थोड़ा फ्लुएंसी तुम्हारी इंग्लिश की थोड़ा सा और सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल लैंग्वेज में लिखो, अपने से भी तुम लिखते हो वैसे तो ये आपके समझ में आ रहा है? तो पेरू चिली के इकोसिस्टम क्यों? क्योंकि पहले ठंडा था, अचानक गर्म हो गया। तो चीज़ें, इकोसिस्टम का मतलब पूरा जीव जंतु वनस्पति वहाँ के कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रभावित होंगे। वो आराम से ठंडे जल में रहने लायक,
उसके अकॉर्डिंग अडॉप्टेड है, अनुकूलित है। तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको भी थोड़ा सा, अभी भी ठंड नहीं आई, देखो ऐसे बिना स्वेटर के घूम रही है खुशबू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नकारात्मक में है आपके जो है, एक तो उन क्षेत्रों में जो कोरल रीफ्स है, प्रवाल भित्तियों पर नकारात्मक, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स खत्म होने लगते, प्रवाल भित्तियां या प्रवालों का विनाश होता है, भित्तियां नहीं, प्रवालों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ या लॉस ऑफ कोरल्स। और कोरल्स मैंने कहा था बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते, लॉस ऑफ कोरल्स, हाँ, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ओशियंस में यहीं पर मिलती है। दूसरा, यहाँ पर कई सारे बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं, उनका स्थानांतरण वगैरह होता है, पक्षियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बर्ड्स पर, है ना। पेरू चिली तट के पास इधर एक तो इक्वेडोर का एक गालापागोस आइलैंड भी है, एक देखेंगे वहाँ पे गालापागोस आइलैंड है, इक्वेडोर का है। तो यहाँ पे कछुए, कई एक यूनिक प्रकार के कछुए वगैरह मिलते और एक कोई बर्ड्स भी मिलती है यहाँ पे जो है, जिसके वेस्टेज को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है, उनके बीट को जो है फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। क्या नाम है उसका, ठीक, कुछ पक्षी है वहाँ पे, हाँ, बर्ड्स नहीं, एक बर्ड्स का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कछुए, तो इनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे कई सारे, है ना, वहाँ क्या चीज़, नहीं फीचर्स तो नहीं है, गुआनो पक्षी है, गुआनो करके कोई बर्ड्स वगैरह है, तो गुआनो करके जो है, तो ये सब उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है प्रवालों का विनाश। तो अल नीनो के कारण से प्रवालों को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ गया, तो इस कारण से जो प्रवालों के विनाश को पढ़ेंगे, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, प्रवाल विरंजन कहते हैं हम लोग, ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसका कारण एक ये भी आएगा, कोरल ब्लीचिंग। BLEE ब्लीचिंग, तो ये आपका, तो इसका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ता है। फिर जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ गया ग्लोबल इस कारण से, तो जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होती है। तो आग कहाँ लगती है? इधर वेस्ट में लगती है, इंडोनेशिया साइड में, इधर साइड में आग वाग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, इस साइड में नहीं, कैलिफोर्निया में उल्टा लानीना में लगेगा, इधर आपका जो है एल नीनो के समय में इधर आग लगेगी। जैसे इस बार कैलिफोर्निया वगैरह में अभी भी दिख रहा था, वेस्ट में आग लग, भारत में भी आ सकता है, जंगलों में आग, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अरे बस समझो, इधर सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा कम हो गई और तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, तो इस कारण से आपका क्या हो गया, वर्षा कम हो गई, सूखा पड़ गया, तो आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इधर आग लगेंगे तो इधर नहीं, इधर लानीना में लगेंगी, इधर एल नीनो में लगती है, वेस्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इधर साउथ ईस्ट एशिया, भारत भी इंक्लूड कर सकते हो। भारत में भी आग वाग लगने की घटनाएं बढ़ गई आजकल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में देखे हो, अभी कुछ दिनों पहले फिर से न्यूज़ में था, कहीं आग लगी अच्छी खासी, उत्तराखंड था शायद मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना कि न्यूज़पेपर देश दुनिया में क्या हो रहा है, पल पल की खबर, जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा तुम लोग को भी कुछ दिनों के लिए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, समझ रहे हो। बस ये है कि जर्नलिस्ट बन करके ये न्यूज़ ढूंढनी है कि आपके एग्ज़ाम के काम के लायक कौन सा हो सकता है, तो पहले तो बनना पड़ेगा। चलिए, तो इम्पैक्ट में ये आ गया आपका, आग लगने की घटनाएं वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रभाव हो जाते हैं आपके जो है, किसके कारण से, एल नीनो के कारण से। तो ये हो गया एल नीनो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एल नीनो क्या है और एल नीनो का प्रभाव क्या पड़ता है, मेंस में आया होगा। चलिए आगे, अब आते हैं एल नीनो मोडोकी क्या होता है।
एक अलग से हमने देखा था एल नीनो मोडोकी। तो एल नीनो मोडोकी जो है ये सेंट्रल पैसिफिक, आपका जो है सेंट्रल पैसिफिक में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सेंट्रल पैसिफिक में टेम्परेचर बढ़ जाता है और ईस्ट और वेस्ट में टेम्परेचर कम हो जाता है कंपैरेटिवली, सापेक्षिक रूप से पूर्व और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में सापेक्षिक कमी होती है और ये वृद्धि होती है, जिसको एल नीनो मोडोकी कहा गया है। इसको क्या कहा गया? एल नीनो मोडोकी। अभी हम लोग एल नीनो में क्या देख रहे थे? ईस्ट एंड वेस्ट के कंटेक्स्ट में देख रहे थे। मैंने अटलांटिक बना दिया, ठीक है। अटलांटिक नहीं, इंडियन ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन बनाना है। तो ये सेंट्रल पैसिफिक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस पूरे इस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ का बढ़ जाता है। इधर का टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, जो थोड़ा सा इन क्षेत्रों का टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एल नीनो मोडोकी नाम दिया गया है। आगे बस समझ में। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव ये होता है कि यहाँ पे वर्षा बढ़ जाएगी, जहाँ पे तापमान बढ़ गया, और इन क्षेत्रों में वर्षा क्या हो जाती है आपके, जो है कम हो जाती है। दोनों ही क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा इधर क्या हो जाती है आपका, कम हो जाती है। तो ये एक नई घटना देखी गई, हाल फिलहाल में देखी गई थी 1999-2000 के आसपास, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। एल नीनो के कारण से गर्मी वाली बीमारियां वगैरह भी बढ़ जाती है, लू बढ़ जाएगा, मलेरिया की स्थिति बढ़ जाती है, वो भी डाल सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस, जैसे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, तो एल नीनो के प्रभाव में 1-2 पॉइंट वो भी डाल सकते हो। बीमारियां, चूँकि तापमान बढ़ रहा है तो उष्णकटिबंधीय बीमारियां जो होती है, खास करके मलेरिया और या गर्म क्षेत्रों में, उसकी तीव्रता या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो कुछ जोड़ भी लेना है। लू क्या होता है, गर्मी में गर्म हवा चलने वाली को लू कहते हैं, तो लू की तीव्रता बढ़ जाती है भारत में। तो ये सब नहीं भी लिखवाए हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस लगाना है। और सूखा पड़ रहा है तो पानी की कमी हो जाएगी, जल संकट बनेगा। अब सूखे की जगह लिख देगा जल संकट की स्थिति बनती है, इधर आपका एशिया साइड में। तो इतना कॉमन सेंस लगा लोगे ना भाई। अब यहाँ पे लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र पे नकारात्मक, तो मछली उछली उत्पादन क्या हो जाएंगे, मछलियों पे नुकसान पड़ता है, तो मत्स्य उत्पादन कम हो जाएगा, मछलियाँ मरने लग जाती है, तो इकोसिस्टम में मछलियाँ में आ जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, पेरू चिली तट मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहाँ पे ठीक ठाक वर्ल्ड में जो है पेरू में ठीक ठाक मछलियाँ होती है, क्योंकि ठंडा जल वहाँ से निकल रहा है। लेकिन एल नीनो के कारण से वहाँ पे मछलियों की संख्या, मछलियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे वहाँ पे। आया समझ में? तो एल नीनो मोडोकी समझ में आ गया, और एल नीनो मोडोकी के कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एल नीनो मोडोकी। अब आ जाओ नए लानीना पर। चले आगे, समझ पा रहे हो, चल रहे हो? तो लानीना जैसे उल्टा कर दो, और कुछ नहीं करना है। लानीना के लिए उल्टा कर देना है। क्या उल्टा करोगे? खोपड़ी उल्टा कर दो। क्या उल्टा करोगे तो, है ना। एल नीनो की जो उत्पत्ति है 25 दिसंबर के आसपास होती है, जो उसकी उत्पत्ति देखा गया 25 दिसंबर के आसपास, इसलिए एल नीनो को जो है क्रिसमस का बच्चा कहा जाता है।
25 दिसंबर के आसपास होती है, अभी आ ही रहा 25 दिसंबर। सो क्रिसमस का बच्चा कहते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है। क्रिसमस का बच्चा आया समझ में? सेंट्रल, तो ये हो गया आपका जो है। चलूं आगे। मोडोकी जो है जापानी शब्द है। मोडोकी का मतलब होता है समान लेकिन अलग। तो मोडोकी जो नाम दिया गया जापानी ज्योग्राफर ने ढूंढ करके निकाला था, साइंटिस्ट ने, ओशनोग्राफर ने। मोडोकी का मतलब है आपका समान लेकिन अलग, डिफरेंट, सिमिलर बट डिफरेंट। मोडोकी जो है, जो वर्ड है वह जापानी वर्ड है, क्योंकि जापानी ज्योग्राफर ने ही निकाला इसको। तो एल्निनो के समान है लेकिन थोड़ा अलग कहाँ पर है, सेंट्रल पैसिफिक में आता है, इसीलिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो लानिना में आ जाए। तो लानिना से पहले एक एल्निनो से रिलेटेड एक पॉइंट और जान लो यहीं पे, हालांकि मानसून पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही। क्या जान लो? वॉकर चक्र करके एक वर्ड और यूज होता है, उसका भी संबंध सामान्य स्थिति से है ना। वॉकर साइकिल या दक्षिणी दोलन। वॉकर, वॉकर मतलब ये आपका गिलबर्ट वॉकर करके साइंटिस्ट ज्योग्राफर थे, उन्होंने दिया था, उनके नाम पर है। तुम लोग दोगे तो तुम्हारे नाम पे भी आ जाएगा। तो ये वॉकर चक्र का मतलब ये जो सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य स्थिति में आपका क्या होता है, इधर का टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर कम होता है सामान्य स्थिति में, है कि नहीं? और इधर का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है सामान्य स्थिति में। तो इधर की हवाएं ऊपर उठती है इस तरीके से, और इधर ठंडी होकर के पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस करके यहाँ पे बैठती है, और प्रशांत महासागर से जो व्यापारिक हवाएं इधर चलती है आपकी जो, तो ये जो हवाओं का जो चक्र बनता है इसको ही क्या कहा जाता है, वॉकर चक्र, सामान्य स्थिति में जो है। और इसे ही दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है, सदर्न ऑस्किलेशन भी कहा जाता है। मानसून पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, वैसे सदर्न ऑस्किलेशन भी कहा जाता है, दक्षिणी दोलन। तो एल्निनो के कारण से ये दोलन कमज़ोर हो जाता है या वॉकर चक्र कमज़ोर हो जाता है। तो इधर तापमान कम है, तो तापमान कम है तो ये हाई प्रेशर बनता है, और इधर तापमान ज़्यादा है तो इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनता है। इसीलिए यहाँ पे हवा इधर चल रही है, ऊपर उठी फिर इधर आके बैठ गई, तो ये हवाओं का पूरा साइकिल चल रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, वॉकर चक्र या दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो ये भी वही से संबंधित है इसका संबंध। तो एल्निनो आएगा तो ये वॉकर चक्र दक्षिणी दोलन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। एल्निनो के कारण से ये क्या हो जाता है आपका, कमज़ोर हो जाता है। तो इतना चल पा रहे हो साथ में, ज़्यादा हो गया? थोड़ा पूरा ही हो जाता हूँ भाई, थोड़ा कैसे होऊंगा? चलिए, तो ये हो गया आपका
तो लानीना आज पढ़ाऊँ कल पढ़ाऊँ? मंडे को पढ़ाऊँ? अच्छा ठीक है, एल नीनो को सोचो तब तक। एल नीनो क्या है पहले, उसी का उल्टा बस लिख दोगे। मैं पढ़ाने के तो मेरे लिए इतना ही काम काफ़ी है कि एल नीनो का उल्टा क्या होता है, लानीना। इसलिए लानीना को एल नीनो की बहन कहा जाता है। और बाकी सब प्रभाव उल्टा कर दो तो वही काम आ जाएगा, टॉपिक खत्म है ना। इतने से ही काम चल जाना चाहिए, समझदार होगे तो। एल नीनो की बहन कहा जाता है। और सब उल्टा कर दो, तापमान जहाँ कम बताया था वहाँ ज़्यादा कर दो, जहाँ ज़्यादा बताया था वहाँ कम कर दो, प्रभाव उल्टा कर दो। जिधर सूखा बताया उधर बाढ़ कर दो, बाढ़ बताया था उधर सूखा कर दो। तापमान वायुमंडल का बढ़ गया तो उसको घटा दो। जैसे इस बार कहीं पे न्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि इस बार लानीना का प्रभाव है तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। देखो बिना स्वेटर के घूम रहे। ठीक है, खुशबू फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे तबीयत खराब हो गई, ठंड लग गई हैं। क्या खुशबू? नो, शौकीन मर गया जाड़े से। तो शौक उतना ही रखो जिससे जाड़ा ना रखे। चलूँ आगे? चलिए, तो इतना याद रख लेना, बाकी मंडे को देखेंगे। इतना समझ लो, पढ़ लो, ठीक है। और इसमें कुछ नया डेवलपमेंट हुआ होगा तो भी मैं करंट से निकाल लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।